आइए स्टडी पे। आज हम लोग एक अत्यंत ही जीवंत, समसामयिक और परीक्षा उपयोगी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है लोकपाल। लोकपाल की अवधारणा का विकास विश्व में सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन से हुई थी। सबसे पहले वर्ष 1809 ईस्वी में स्वीडन में ओम्बुड्समैन की कल्पना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कार्यपालिका के शीर्ष पदों पे विराजमान सत्ताधारियों के ऊपर नियंत्रण किया जाना, उनके ऊपर कंट्रोल स्थापित किया जाना। कालांतर में यह परिपाटी बढ़ते हुए अन्य देशों में गया। वर्ष 1918 में फिनलैंड में, वर्ष 1954 में डेनमार्क में, वर्ष 1961 में नॉर्वे में, जबकि वर्ष 1967 में ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई। यह दूसरी बात है कि कई देशों में इसके अलग अलग नाम है। भारत में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की अवधारणा का विकास वर्ष 1963 में देखा गया, जब प्रख्यात संविधानवेत्ता कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लक्ष्मीमल सिंघवी ने भारत के लिए ओम्बुड्समैन का जो शब्दावली या जो पदावली का व्यवहार किया, उसका नाम था लोकपाल, लोक प्रहरी। सॉरी। इसके बाद वर्ष 1966 में, जैसा कि ज्ञात है, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फर्स्ट अर्थात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। भारत सरकार द्वारा यह आयोग गठित था। मुरारजी भाई देसाई प्रथम प्रशासनिक सुधार के आयोग के अध्यक्ष नामित थे, जिसका उद्देश्य था आज़ादी के 2 दशक के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए देश में प्रशासनिक सुधार के लिए प्रतिवेदन देना, सुधार की बातें बताना। एक साल के बाद 1967 में मुरारजी देसाई जब भारतीय कैबिनेट के सदस्य हो गए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिना के सदस्य हो गए, तो के हनुमंथैया को प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और इस आयोग ने, अर्थात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह कल्पना की कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 2 स्तर पर व्यवस्था होनी चाहिए। पहला लोकपाल और दूसरा लोक आयुक्त। लोकपाल की कल्पना जहां केंद्र स्तर पर की गई थी, केंद्र सरकार के अर्थात प्रधानमंत्री, कैबिनेट से जुड़े मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनके ऊपर निगरानी करने के लिए लोकपाल की व्यवस्था की गई थी। जबकि राज्यों पे, देश के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट एवं विधायक, विधान पार्षद के लिए लोकायुक्त की कल्पना की गई थी। यह तो हुआ एक संकल्पना, जो कि लोकपाल होना चाहिए, लोकपाल भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए। इस दिशा में पहला प्रयास वर्ष 1968 में किया गया। वर्ष 1968 में पहली बार एडवोकेट शांति भूषण द्वारा लोकपाल के संबंध में कानून बनाने की बात की गई थी, जो कि पूरा नहीं हो सका। वह कानून लोकसभा में तो पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो गया। उसके बाद से लेके आज तक, अर्थात 1968 से लेकर आज तक कुल जमा 10 बार, 68 में एक बार, 1968, 1971,
1977, 1985, 3 बार जब यह कानून विधेयक संसद के पटल पर रखा गया, लोकसभा के पटल पर रखा गया, तो उस समय के लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन की इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन बावजूद अपने अलग प्रयासों से वे इस प्रस्ताव को, विधेयक को पास कराने में, पारित कराने में सफल नहीं हो सके। इसके बाद वर्ष 1996, वर्ष 1998, वर्ष 2001, इसके बाद वर्ष 2005, 2008 और अंतिम रूप से वर्ष 2011 में लोकपाल कानून बनाने के लिए मसौदा संसद में प्रस्ताव किया गया, प्रस्ताव रखा गया। अर्थात अपने 10वें प्रयास में जाकर लोकपाल को संसद की स्वीकृति मिल सकी। अंतिम स्वीकृति इस कानून को 17 दिसंबर 2013 को यह कानून राज्यसभा में पारित हुआ, जबकि 18 दिसंबर 2013 को यह कानून लोकसभा में पारित हुआ। जबकि 1 जनवरी 2014 को इस कानून को नोटिफाई कर दिया गया, अधिसूचित कर दिया गया। अर्थात 1 जनवरी 2014 के बाद भारत सरकार द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती थी। लेकिन कुछ तकनीकी कारण से, कुछ राजनीतिक कारण से, कुछ प्राथमिकता में निचली सूची में रखे जाने के कारण लोकपाल कानून 2014 से लेकर 2018 तक नोटिफाई होने के बावजूद भी मूर्त रूप में अपने अस्तित्व में नहीं आ सका। अब हम जिक्र करते हैं लोकपाल कानून जो 13 में पारित हो गई, उसके कुछ मुख्य प्रावधान। तो सबसे पहले इस कानून में एक सेलेक्ट कमेटी, एक चयन समिति की बात की गई थी। अर्थात एक सिलेक्शन कमेटी थी, एक सिलेक्शन बोर्ड का निर्माण होना था जो यह तय करेगी कि लोकपाल के सदस्य के रूप में, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति की जाएगी। तो सबसे पहले यह सेलेक्ट कमेटी 5 सदस्यीय समिति थी। इस कमेटी में भारत का प्रधानमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा की स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और 5वें सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक इमिनेंट जूरिस्ट, एक प्रख्यात विधिवेत्ता जो अपने जीवन में राष्ट्रपति की नज़र में अव्वल दर्जे का कानूनी मामलों का जानकार हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, स्पीकर श्रीमती महाजन, सुमित्रा महाजन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मामले में एक विभेद सामने आया और इस मुद्दे पे भारत सरकार जब सर्वोच्च न्यायालय गई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लोकसभा के पद पे किसे रखा जाए, तो ज्ञात हो कि 16वें लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद देखा गया कि देश में सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्ष की पार्टी थी, उसे
लोकसभा के कुल सीटों का 1/10वां हिस्सा प्राप्त नहीं था। और 1969 के बाद एक सामान्य धारणा के तहत देखा गया कि वैसे पार्टियों को संवैधानिक दर्जा, विपक्ष का संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है जिन्हें लोकसभा के कुल सीटों का 1/10 सीट हासिल था। ऐसे में न्यायपालिका द्वारा कहा गया कि चूंकि विपक्ष का नेता का आधिकारिक मान्यता किसी पार्टी को प्राप्त नहीं है, ऐसे में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संसदीय दल के नेता हैं, कर्नाटक के गुलबर्गा से सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें इस कमिटी, इस सिलेक्शन बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। इस आलोक में भारत सरकार द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को सिलेक्शन कमेटी में विशेष स्पेशल इनवाइटी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन द्वारा खारिज कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि यह संविधान का अनादर है कि उन्हें विशेष इनवाइटी सदस्य के रूप में बुलाया जा रहा है। इस प्रकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बहिष्कार किया, जबकि 5वें सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को शामिल किया गया। इन पांच की जगह पे 4 कहना ज़्यादा समुचित है। इस 4 सदस्यीय चयन बोर्ड ने यह तय किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, नोट कर लेंगे आवश्यकता लगे तो, पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। जबकि लोकपाल कानून में ही यह नियम था कि एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य चार न्यायिक सदस्यों को बहाल की जाएगी, जबकि 4 गैर न्यायिक सदस्यों की बहाली की जाएगी। चयन समिति द्वारा न्यायिक सदस्य के रूप में जिन 4 नामों को संस्तुति प्रदान की गई वे थे दिलीप बाबा साहब भोसले, दिलीप बाबा साहब भोसले। दूसरा सदस्य जो थे वह थे प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती। तीसरे सदस्य के रूप में अभिलाषा कुमारी। ज्ञात हो कि अभिलाषा कुमारी कुछ दिन पूर्व ही मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर की थी। जबकि चौथे न्यायिक सदस्य के रूप में जिनकी नियुक्ति की गई है लोकपाल में, वे हैं अजय कुमार त्रिपाठी। अजय कुमार त्रिपाठी। अब हम जिक्र करते हैं 4। ज्ञात हो कि ये चारों जुडिशियल मेंबर हैं, जबकि नॉन जुडिशियल मेंबर्स के रूप में पहला नाम है और वह नाम है दिनेश जैन। दिनेश जैन। दूसरे सदस्य हैं अर्चना रामचंद्रन। अर्चना रामचंद्रन। यहाँ एक चीज जोर देना मैं उचित समझूंगा कि जिन 4 नॉन जुडिशियल गैर न्यायिक सदस्यों की बात की गई है, इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला समुदाय के लोगों को कम से कम 1-1
प्रतिनिधित्व दिया जाना जरूरी था। और एक गैर न्यायिक सदस्य का मतलब यह नहीं था कि इनका कोई न्याय से सरोकार नहीं था, बल्कि ये वैसे सदस्य हैं जो कानून के जानकार होने चाहिए, जिन्होंने 25 वर्ष तक कानून के क्षेत्र में विधिवेत्ता के रूप में काम किया हो, लीगल प्रैक्टिस किया हो या फिर लीगल फर्म चलाया हो, लेकिन ये निश्चित रूप से देश में जज नहीं रहे हों। तीसरा नॉन जुडिशियल मेंबर जो हैं वह थे महेंद्र सिंह, जबकि चौथे नॉन जुडिशियल सदस्य के रूप में इंद्रजीत प्रसाद गौतम। इंद्रजीत प्रसाद गौतम को चौथे सदस्य के रूप में बनाया गया है। अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, जबकि एक और पद की बात की गई है सेक्रेटरी, अर्थात लोकपाल का एक सचिव भी होगा, जो कि वर्तमान में अभी तक सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। अब लोकपाल का मुख्य कर्तव्य क्या है, मुख्य ड्यूटी क्या है? तो इनका मुख्य काम है देश में प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों की त्वरित जांच करना। अर्थात ऐसा नहीं है कि इससे पहले इन लोगों पे आपराधिक जांच या फिर करप्शन चार्जेस की जांच नहीं हुआ करती थी। उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 एवं इसका संशोधन 1988-89 के तहत उनके ऊपर मामले चलाए जाते थे। लेकिन लोकपाल के गठन का उद्देश्य ही था कि यह एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन उच्च पदों पर विराजमान लोगों के खिलाफ जांच करने के लिए एक एजेंसी के रूप में काम करेगी, जो किसी भी प्रकार से मुक्त होगी। सबसे पहले किसी अपराध से जुड़े मामलों के संज्ञान में आने के उपरांत एक 3 सदस्यीय लोकपाल के 9 सदस्यों में से 3 सदस्यों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी उस मसले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, अर्थात प्रथम दृष्टया जांच करेगी कि ये मामला वास्तविक में है भी या फिर राजनीतिक या फिर वैमनस्य या फिर पूर्वाग्रस्त होकर दायर किया गया है। कमेटी द्वारा संतुष्ट हो जाने के उपरांत न्यूनतम 3 महीना या उससे भी कम और अधिकतम 6 माह के भीतर इनके ऊपर मामलों की जांच की जाएगी। जांच किसके द्वारा की जाएगी? तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। अब ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर मामला प्रथम दृष्टया जांच पाया जाता है तो इसके बाद प्रधानमंत्री के लिए जो प्राधिकृत प्राधिकारी होगा वह देश का लोकसभा होगा। अर्थात लोकसभा की निगरानी में प्रधानमंत्री के ऊपर मामलों की जांच की जाएगी। जबकि मंत्री के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्वयं प्रधानमंत्री होंगे, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के मामले में भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लोकसभा होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जांच के बाद मामले को CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2003 में CVC का गठन तो के संथानम
समिति के रिपोर्ट के आलोक में 1963-64 में हो गया था, लेकिन वर्ष 2003 में विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद में यह फैसला दिया गया न्यायपालिका द्वारा, सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा, कि सीबीसी को सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाए, सीबीसी को स्टैट्यूटरी दर्जा प्रदान किया जाए। अर्थात इस पद पे जो विराजमान व्यक्ति होंगे, जो विराजे जाएंगे, वे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण केस में एक फैसला दिया और कहा कि सीबीसी शुड बी ऑफ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर बैठा व्यक्ति जो हो वह अक्षत ईमानदार हो, अर्थात वह ईमानदार हो ही नहीं बल्कि नैसर्गिक रूप से ईमानदारी उसमें झलकनी भी चाहिए। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सीबीसी से मामले का रिव्यू कराया जाएगा और उस रिव्यू के बाद फुल बॉडी अर्थात 9 सदस्यीय लोकपाल द्वारा 2/3 अर्थात 9 में से कम 6 सदस्यों की सहमति के उपरांत प्रधानमंत्री को और मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को दोषी माना जाएगा और उसके उपरांत उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के आलोक में कार्रवाई की जा सकती है। अर्थात लोकपाल, सीबीसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इन तीनों का जो ट्रिनिटी है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सदस्यों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब लग रहा होगा कि काफ़ी थोड़ा जटिल तरीके से, मतलब संदेह का लाभ इन पद पर बैठे लोगों को दिए जाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसा होना नैसर्गिक ही है, अन्यथा संभव है कि देश में प्रधानमंत्री मंत्रियों का जो पोजीशन है, जो सीटिंग है, वह अस्थिर हो जाए। इसीलिए पूरा समय लेकर पहले प्राथमिक जांच, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जांच, अंतिम रूप से सीबीसी द्वारा मूल्यांकन और इन तीनों के निर्णय के बाद 2/3 सदस्यों के बहुमत के बाद उनके खिलाफ दंडिक प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई है। चूंकि लोकपाल कानून 2013 में पारित किया गया था, तो उस कानून का पूरा नाम जो है वह है लोकपाल एवं लोक आयुक्त कानून, लोकपाल एवं लोक आयुक्त कानून 2013। अर्थात लोकपाल की व्यवस्था, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, केंद्र स्तर पर की गई है। संविधान के भाग 5 के तहत जो प्राधिकारी है उन्हें इस अंदर लाया गया है, क्योंकि संविधान के भाग 6 जो राज्य है, तो राज्यों में, राज्य की बात करते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य एवं विधायक गणों के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच करने के लिए जिस पद की कल्पना की गई है उस पद का नाम है लोकायुक्त। लोक जोर आयुक्त, अर्थात लोक आयुक्त जब आएगा तो हमें संविधान के भाग 6 को देखना है, जबकि लोकपाल जब आएगा तो लोक भाग 5 आएगा। विडंबना यह है कि लोकपाल का गठन तो लोकपाल कानून 2013 के अस्तित्व में आने के बाद हुआ है, जबकि लोकायुक्त कानून का अस्तित्व 1970 के दशक में ही देखने को मिला था। और उड़ीसा वह पहला राज्य था। उड़ीसा ने अपने यहाँ 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ही लोक आयुक्त के गठन का प्रस्ताव कर दिया था, लेकिन अगले 1.5 दशक तक उनके यहाँ इस पद को मूर्त रूप से भरा नहीं जा सका। ऐसे में महाराष्ट्र वह पहला राज्य है
महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ वर्ष 1971 में लोक आयुक्त का गठन किया। महाराष्ट्र के बाद बिहार 1973, यूपी 1975 एवं इसके बाद एक पूरी की पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। अन्य सारे राज्यों ने भी ऐसा प्रावधान शुरू किया। वर्तमान में देश में 21 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति कर रखी है। इन सारे राज्यों में कर्नाटका का जो लोकायुक्त कानून है वह काफ़ी चर्चित और प्रभावशाली है। याद होगा आपको कि जस्टिस एन संतोष हेगड़े ने कर्नाटका के लोकायुक्त पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के मामलों पे काफ़ी निर्भीकता और काफ़ी दृढ़तापूर्वक निपटने का काम किया था। अर्थात लोकपाल और लोक आयुक्त कानून का मतलब है लोकपाल जहां केंद्र प्राधिकरण की जांच करेगा, लोकायुक्त राज्य प्राधिकरण की जांच करेगा। अंतिम रूप से मैं दो चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। पहला यह है कि लोकपाल कानून भले ही निर्मित हो चुका है, अपने अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन अभी तक यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए नहीं हो सका है कि अभी तक भारत की संसद द्वारा विसिल ब्लोअर एक्ट और सिटीजन चार्टर्स का निर्माण नहीं किया गया है। विसिल ब्लोअर एक्ट का मतलब होता है कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला अर्थात विजिल बजाने वाले व्यक्ति को सरकारी संरक्षण प्राप्त किया जाएगा। आरटीआई कानून के आने के बाद देखा गया है कि देश के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है जिन्होंने सूचना के अधिकार के तहत भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर भ्रष्टाचारियों को नकाबपोश करने का काम किया था। ऐसे में विसिल ब्लोअर के लिए विसिल ब्लोअर एक्ट प्रस्तावित तो है लेकिन सरकार द्वारा संसद द्वारा अभी लागू नहीं किया गया है। जबकि दूसरा बिल जो महत्वपूर्ण है वह है सिटीजन चार्टर, अर्थात देश के लोगों को यह नागरिक अधिकार मिलना चाहिए जिस प्रकार उन्हें वोटिंग राइट्स का, राशन कार्ड का, आधार नंबर के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से दावेदार माना जाता है, उसी प्रकार शासन को लोगों के लिए, जनता के लिए राइट टू सर्विस एक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा और जनता की आवश्यक चीज़ों के लिए उन्हें न्यूनतम अवधि में उनकी आवश्यकताओं को मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद अर्थात लोकपाल लोकायुक्त कानून के बाद विसिल ब्लोअर एक्ट और सिटीजन चार्टर के बाद माना जाएगा कि देश में एक ऐसी संरचना बन चुकी है जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किसी भी पद पर बैठे लोगों को मुक्त नहीं करेगी। प्रख्यात राजनीति वैज्ञानिक कौटिल्य ने कहा था कि करप्शन, भ्रष्टाचार एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं भ्रष्टाचार की वकालत नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर किसी के जिह्वा पे मधु रखा जाए, हनी रखा जाए और पूछा जाए कि क्या मीठा लग रहा है, जिस प्रकार जिह्वा पे रखे हुए मध के स्वाद को, मध के मिठास को कोई इनकार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे लोगों के लिए करप्शन माना जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप काजल की कोठरी से सफ़ेद निकलने में सक्षम नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दंश से अपने आप को साबित पाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत जैसे देश में सादगी, सच्चरित्रता के उदाहरण को पेश करने के लिए इस देश में नैतिकता के साथ साथ एक मजबूत कानून बनाया जाना चाहिए और चाहे खीरा चोर हो चाहे हीरा चोर हो, हर को समान रूप से दंड मिलना चाहिए ताकि एक राजा का बेटा और एक गरीब का बेटा या फिर हीरा चोर या फिर एक खीरा चोर को जब न्याय दिया जाए तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि किसी ने अपने रसूख के बल पे न्याय नहीं पाया है। अर्थात न्याय न सिर्फ होना चाहिए अपितु न्याय होते हुए दिखना चाहिए। इस प्रकार लोक आयुक्त लोकपाल कानून 2013 भारत के इतिहास में
ईमानदारी की वानगी प्रस्तुत करने के लिए एक मील का पत्थर सरीखा है। परीक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी फैक्ट्स है इसमें, उसको एक बार देखने की ज़रूरत है। अगले क्लास में हम लोग किसी अन्य जीवंत टॉपिक के साथ, सारगर्भित विषय के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।